हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवॉल्व क्लासेस। लास्ट मैंने लेक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में दिया था। पास्ट के सारे पार्ट्स मैंने बताए थे। अभी पास्ट का चौथा पार्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में मैं आपको ये इस लेक्चर में बताऊंगा, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। पास्ट का फोर्थ पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो हम जानें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स ऐसा कोई काम जो पास्ट में यानी बीते समय में कुछ समय से चला आ रहा था और वो फिनिश हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, राम 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा था। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट का देखा हमने। एक प्लूरल का देखते हैं। स्केच थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है, तो चलिए हम रेड ही यूज करते हैं। वे लोग पाँच साल से यहाँ रह रहे थे। इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो काम है वो पीछे कुछ दिनों से चल रहा था और फाइनली वो फिनिश हुआ है। उसी तरह वे लोग 5 साल से यहाँ रह रहे थे। अगर ऐसे सेंटेंसेस हों तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले हम जो देखते हैं पैटर्न जो मैंने बताया, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर देखना चाहिए कि वो सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के केस में इसको अगर हिंदी में कहें तो काफ़ी लोग इसका हिंदी नहीं जानते होंगे। इसको कहते हैं हेतु हेतु मदभूत। बस ये एक जानकारी के लिए मैंने बताया आपको। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा एफर्मेटिव सेंटेंस के केस में। एफर्मेटिव अब तक तो आप समझ चुके होंगे, मैंने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं उसमें बताया है। स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं जिसको। स्वीकारात्मक का अर्थ हुआ कि जिसको हम मानते हैं, हाँ भाई हम इस चीज़ को सही मान रहे हैं, तो उसको स्वीकारात्मक वाक्य। हाँ, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई बात सही है। तो ऐसे सेंटेंसेस स्वीकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस। अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ या हैव प्लस बीन यूज करते थे, तो उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते थे, और सिंस और फॉर का मैंने यूज बताया था। यहाँ पास्ट परफेक्ट के केस में सब्जेक्ट यूज होगा, वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ क्या लगेगा, जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट में ही बताया था, वर्ड लगेगा हैज या हैव का पास्ट फॉर्म हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी का थर्ड फॉर्म बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म?
यानी वर्ब में आईएनजी लगता है तो वह वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगेगा सिंस या फॉर। वैसे मैंने सिंस और फॉर का यूज करना कैसे, कहाँ पे सिंस यूज होगा और कहाँ फॉर यूज होगा, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था आपको। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सिंस जो यूज होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्या है पॉइंट ऑफ टाइम? मतलब इसमें हमें पता होता है कि एग्जैक्टली कितने समय से, कौन से एग्जैक्ट पॉइंट से काम हो रहा था, तो उसके लिए सिंस यूज होगा। जैसे 4 बजे से जैसे ही हम कहेंगे 4 बजे से, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि भाई वो काम कब से शुरू हुआ है, 4 बजे से। तो ऐसे केस में अब 4 बजे ये सुबह है या शाम है उस पर डिपेंड करता है। सुबह होता है तो उसको AM कहते हैं, शाम होती है तो उसको हम PM कहते हैं, एंटेमेरिडियम पोस्ट मेरिडियम। 4 बजे से तो सिंस 4 AM या PM या फिर सिंस 4 o'clock भी कह सकते हैं। अगर हमें AM PM मेंशन नहीं करना है तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस 4 o'clock। तो जैसे सिंस के लिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम 4 दिनों से, यहाँ पे 4 दिन तो बताया जा रहा है, पर 4 दिन वो कौन सा है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कौन सा दिन है ये एग्जैक्टली नहीं पता है, बस हमें पता है कि 4 दिनों से। तो यहाँ पे ये पीरियड बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम का क्या बता रहा है? पीरियड बता रहा है। तो यहीं पे आपको फॉर का यूज समझ में आएगा। फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 4 घंटों से 2 दिनों से 1 साल से। जैसे इन सब चीजों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। 4 घंटों से, पर वो 4 घंटे दिन के कौन से 4 घंटे हैं ये क्लियर नहीं हो रहा है। 2 दिनों से, पर वो कौन से दिन है ये क्लियर नहीं हो रहा है। 1 साल से, वो साल कौन सा है, 2019 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, ये पता नहीं चल रहा है, या 1957 है, ये पता नहीं चल रहा है। बस पता चल रहा है कि एक पीरियड है, एक अवधि है। तो ऐसे केस में ये पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर ये बस एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो ऐसे केस में फॉर यूज होता है। जैसे 4 घंटों से, फॉर 4 आवर्स। HOURS को आवर्स पढ़ते हैं, H साइलेंट होता है। 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। 1 साल से, फॉर 1 ईयर। ऐसे करके यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया, वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस
सिंस और फॉर का तो मुझे लगता है आपको यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस और फॉर। एग्जाम्पल, राम 4 दिनों से पढ़ाई कर रहा था। तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको बता दो पास्ट में सिंगुलर या प्लूरल उसके साथ में हैड ही यूज होगा। राम हैड बीन, पढ़ाई कर रहा था, स्टडिंग, स्टडी वर्ड हुआ, उसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी। यही वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। दिस इज द वर्ब्स फोर्थ फॉर्म। राम हैड बीन स्टडिंग कितने दिनों से, 4 दिनों से, फॉर 4 days। यहां पे हमने यूज किया फॉर, क्यों, 4 दिनों के लिए। ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पे फॉर यूज हुआ। फॉर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब यही सेंटेंस में कहूं आपको कि राम सुबह 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था। राम सुबह 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था, कैसे बनेगा, राम हैड, फिर लगाएंगे हम बीन स्टडिंग, सुबह 4 बजे से। क्या बताया मैंने, सुबह 4 बजे से, यानी एग्जैक्ट पॉइंट पता, हमें पता चल रहा है कब से पढ़ाई कर रहा है वो, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, सुबह 4 बजे से। तो यहां क्या यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस। सुबह 4 बजे से 2 तरीके से लिख सकते हैं, सिंस 4 AM या सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग। AM लगा दिया तो हमें क्लियर पता चल गया कि सुबह की बात हो रही है। सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग, इससे भी पता चल रहा है कि हाँ मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से वो पढ़ाई कर रहा था। यहां पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में हुआ। इररेस्पेक्टिव टू सिंगुलर और प्लूरल, हैड विल बी यूज्ड इन द पास्ट टेंस। सब्जेक्ट के साथ में हैड ही यूज होगा, वो भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। पास्ट के केस में हैज और हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है हैड, वही यूज होगा। इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में देखें तो नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट। पैटर्न आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कैसा स्ट्रक्चर बनता जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या यूज हो जाएगा नेगेटिव के लिए, यहां पे सिंपल है, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर। तो ज्यादा इलैबोरेट ना करते हुए मैं ये इसी सेंटेंस में आपको समझा देता हूं कि राम पिछले राम 4 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो राम हैड, उसका यहां क्या लग जाए, नहीं के लिए हम नॉट यूज कर लेंगे। राम हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 4 days। राम 4 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा था। राम सुबह 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, यहां फॉर लगा और यहां पॉइंट ऑफ टाइम के लिए राम हैड, फिर यहीं पे यहां क्या लगा देंगे हम लोग, नॉट लगा देंगे। सिंस का यूज समझ में आ गया आपको, फॉर का यूज समझ में आ गया। नेगेटिव कैसे बनेगा, बस हैड के बाद में हम नॉट लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी का अगर इंटरोगेटिव देखें तो अभी तक के मेरे क्लासेस को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसे पीस ऑफ केक है आपके लिए। पीस ऑफ केक का मतलब समझते हो आप, एक तरह से मैंने क्या, एक ईडियम कहा मैंने, एक मुहावरा कहा। पीस ऑफ केक मीन्स होता है
जो आसानी से समझ में आए। पीस ऑफ केक क्या होता है? झट से मुंह में डाला और गायब। तो वही पीस ऑफ केक हो गया आपके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मेरे पढ़ाने के पैटर्न को क्या हो जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो पहले आ जाता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस द क्वेश्चन मार्क। चलिए एक सेंटेंस ही लिख देता हूं मैं, थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो। क्या राम सुबह 4 बजे से पढ़ रहा था? कैसे बनाएंगे? सिंपल, इस स्ट्रक्चर पे हम डाल देते हैं इसको। हैड राम, उसके बाद क्या यूज किया हमने? सब्जेक्ट के बाद बीन। हैड राम बीन, पढ़ रहा था, स्टडिंग। पढ़ाई करने को स्टडिंग कहते हैं, पढ़ने को रीडिंग कहते हैं। पर ये पढ़ाई करना पढ़ना दोनों यूज कर सकते हैं, आप रीडिंग भी कह सकते हैं। हैड राम बीन स्टडिंग, उसके बाद सिंस और फॉर का यूज करना। हैड राम बीन स्टडिंग, यहां मैंने कहा सुबह 4 बजे से। सिंस 4 o'clock in the morning या 4 AM, दोनों यूज कर सकते हैं आप। हैड राम बिन स्टडिंग सिंस 4 o'clock in the morning। सिंपल है। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। लास्टली मैं एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता दूंगा आपको। तो आई थिंक आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अब काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और वही इसके बाद में जो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें बस नॉट यूज हो जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब इस तरह से आप स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने पास्ट आज बता दिया। पास्ट के बाद में अगला जो ए आएगा वो फ्यूचर टेंस आएगा, और फ्यूचर के पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे लेक्चर्स आप कंटिन्यूस फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप मुझे लाइक कर रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपको डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।